Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain. In this series of video, I am going to explain chapters of class 8 Science NCERT and I am going to explain line by line. Today we will be starting chapter 1, that is crop production and मैनेजमेंट. सो हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे. सो लिसन इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो लेट्स स्टार्ट. पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. सो यहाँ पर आप ना सारे ही एग्जाम्पल्स पहेली एंड बूझो के फॉर्म में पढ़ रहे होगे कि पहेली एंड बूझो कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कुछ फाइंडिंग्स होती हैं, तो वो सारा कुछ क्या है. तो पहेली एंड बूझो क्या है, अपने अंकल के घर पे गए समर वेकेशन में, जैसे कि आप भी जाते हो. देयर अंकल इज अ फार्मर एंड उनके अंकल क्या है, फार्मर है. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवल, प्लग एंड एक्सेट्रा इन द फील्ड. सो उनको ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखे या कुछ टूल्स दिखे फील्ड में, जैसे कि खुरपी है, सिकल है, शोवल है. ये आगे और डिटेल में आएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं. सो उनको फील्ड में ये सारे टूल्स दिखे. तो बूझो के माइंड में तुरंत ही ये क्वेश्चन आ गया कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दीज टूल्स. सो कहाँ पर हम इन टूल्स का यूज करते हैं. So you have learned that all living organisms require food. तो अब आप ये तो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड इम्पॉर्टेंट होता है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ एंड प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं कौन सी प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड. सो आपको याद है ना कि प्लांट्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो फूड बनाती हैं. एंड उस प्रोसेस में क्या बनता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. अब एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो है वो तो अपना फूड नहीं बना सकते. अब आप बोलोगे कि नहीं आप तो किचन में जाके बना सकते हो फूड, सो दैट इज नॉट. उसके लिए आप क्या है, रॉ मटेरियल तो फील्ड से आ रहा है, फार्मर से आ रहा है, मार्केट से आ रहा है. तो अल्टीमेटली तो क्या है, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. तो एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो अपना फूड नहीं बना सकते. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो अब एनिमल्स को फूड मिलता कहाँ से है. But first of all, why do we have to eat food? अब I don't think कि आपको ये बताने की ज़रूरत है कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है या एनिमल्स को फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है. क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. तो उसके लिए जैसे आप व्हीकल चलाना है तो उसमें फ्यूल डालना पड़ता है ना. बिना फ्यूल डाले तो कोई भी कार बाइक नहीं चलती है. वैसे ही हमारी बॉडी है, बिना इसमें फ्यूल डाले चलेगी नहीं है. You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. So क्या है कि जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस है ना वो कब परफॉर्म होंगे, जब बॉडी में एनर्जी होगी. एंड बॉडी में एनर्जी किससे मिलती है, फूड से मिलती है. We get our food from plants और animals और both. So हमें क्या है, प्लांट से भी अपना फूड मिलता है, एनिमल से भी मिलता है. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो अब इतनी सारी population को अगर फूड प्रोवाइड करना है तो उसका प्रोडक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है सफिशिएंट अमाउंट में. एंड प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो फूड जो प्रोड्यूस हुआ है वो ख़राब हो सकता है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्ट को तो दे दिया फूड एंड बाकी दूसरा जो है उसको दिया ही नहीं. एज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया कि नहीं इस एज के पर्सन को फूड मिलेगा एंड दूसरे एज के पर्सन को नहीं मिलेगा. तो क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी है. अब आ जाता है क्या, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, जो प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं उसके लिए क्या है ना, एक्सटर्नल एजेंट्स की भी रिक्वायर्ड होती है, जो कि होते हैं क्या, फार्मर्स. तो फार्मर्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं
जिससे कि फूड का प्रोडक्शन जो है वो एक लार्ज स्केल पर हो। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। सो कोई भी प्लांट का अगर प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जो कि क्या है, फील्ड्स है, तो उसको क्या बोल देते हैं, क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. For example क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि किसी एक फील्ड में सारे ही क्या है, wheat के प्लांट हैं, तो वो क्या हो जाएगा, व्हीट की क्रॉप हो जाएगी। किसी दूसरी फील्ड में अगर देखिए हम कि पैडी या फिर मेज जो है उसके प्लांट्स हैं सारे के सारे, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगी, पैडी क्रॉप एंड मेज क्रॉप। तो इस टाइप से कि अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में सारे सिमिलर टाइप के प्लांट्स हैं तो वो क्या होती है, क्रॉप। एंड क्रॉप का क्या हो रहा है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, बिकॉज अब व्हीट ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक दो प्लांट लगा दिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है पूरी पॉपुलेशन के फुलफिल करने के लिए, पूरी पॉपुलेशन की नीड फुलफिल करने के लिए। दैट इज वाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है। तो ये क्या है, क्रॉप। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. तो क्रॉप जो अलग अलग टाइप के होते हैं, दैट मीन्स कि उसमें सीरियल्स जो कि क्या है, व्हीट, राइस, ये सब इन्वॉल्व हैं, वेजिटेबल्स भी हैं एंड फ्रूट्स भी हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. एंड इनको कौन से बेसिस पर क्लासीफाई किया है कि जिस भी सीजन में ये ग्रो करते हैं। अब कैसे 4 सीजन्स होते हैं ना, तो अलग अलग सीजन में जो है अलग अलग क्रॉप्स आते हैं। अब क्रॉप्स का नहीं आइडिया है, अगर एटलीस्ट फ्रूट का आइडियाज होगा, फ्रूट्स का आइडिया होगा ना कि पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर फ्रूट्स आते हैं, जैसे समर्स में आ रहे हैं ग्रेप्स आते हैं, मैंगो का सीजन पता है आपको, देन कस्टर्ड एप्पल है, फाइन। तो ये जो है फ्रूट्स का भी डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, सो इंडिया क्या है, बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो क्या है, यहाँ पर हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है एंड नेचुरली ये सबको ही पता होगा कि इंडिया में अलग अलग रीजन्स जो स्टेट्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरी करते हैं। हर एक जगह टेम्परेचर सिमिलर नहीं है, वैसे ही क्या है, हर एक जगह रेनफॉल अमाउंट सिमिलर नहीं है। कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है एंड कहीं पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. So क्या है, हमारे कंट्री में, इंडिया में बहुत सारी वैरायटी की जो क्रॉप्स है वो अलग अलग पार्ट्स में ग्रो की जाती हैं। Despite this diversity, 2 broad cropping patterns can be identified. These are, तो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी टेम्परेचर, क्लाइमेट, इन सब में फिर भी क्या है, 2 ब्रॉड ग्रुपिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। फर्स्ट क्या है, खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड वन है रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स में क्या होता है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो जो भी क्रॉप्स है रेनी सीजन में सोन की जा रही है वो कौन सी कैटेगरी हो जाती है, खरीफ क्रॉप्स। अब ये रेनी सीजन में सो की जा रही है तो इनका हार्वेस्टिंग कब होती है, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। सो जून से सितंबर तक इनको सो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं क्योंकि ना ये जो क्रॉप्स है इनको वाटर है बहुत अमाउंट में चाहिए, दैट इज वाई इनको रेनी सीजन में शो किया जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ रेनी सीजन एंड और इन द बिगनिंग ऑफ विंटर्स इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्या, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, इन विंटर सीजन में भी कब से, अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स। Example of rabi crop are wheat, gram, pea, mustard and linseed. तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो क्या है, राबी क्रॉप की कैटेगरी में आती है क्योंकि इनको अक्टूबर टू मार्च के बीच में सो किया जाता है एंड हार्वेस्ट कर लिया जाता है। Then besides these, pulses and vegetables आर ग्रोन ड्यूरिंग समर्स एट मेनी प्लेसेस। उसके बाद जो विंटर्स के बाद एंड रेनी सीजन से पहले का टाइम होता है ना, उसमें क्या है, अलग अलग रीजन्स में पल्सेस ग्रो की जाती हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर लिए जाते हैं। सो ये रबी एंड खरीफ क्रॉप के बीच का जो पीरियड होता है उसमें मेनली पल्सेस ग्रो की जाती हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं वो हम देखते हैं कि कैसे क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। Cultivation of crops involve several activities undertaken by farmers over a period of time. So crop का जब cultivation होता है ना तो बहुत सारी process जो है वो involved हैं। कौन वो process perform करता है, generally farmers. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. इनमें से कुछ जो प्रोसेस होंगी ना, स्टेप्स जो हैं वो कॉमन होंगी, जो कि आपके घर में गार्डनिंग जो करता है, इनकेस अगर आप गार्डनिंग करते हो तो वो जो प्रोसेस है वो आप भी परफॉर्म करते होगे। These activities or tasks are referred to as एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इसी टास्क को क्या बोला हुआ है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोला हुआ है, विच आर लिस्टेड बिलो। एंड वो क्या है यहाँ पर बिलो लिस्टेड है। फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सो कोई भी क्रॉप को अगर ग्रो करना है, सो करना है, तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। देन उसके बाद होती है क्या, सोइंग। देन थर्ड आता है क्या, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो क्या है ये, क्रॉप की ईल्ड को इंक्रीज करते हैं। फोर्थ इज इरिगेशन, वाटर सप्लाई करना। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। सो जो हार्मफुल या फिर फॉरेन एजेंट्स होते हैं, वीड, जो कि क्या है क्रॉप को हार्म करते हैं, उससे बचाना होता है। लास्ट आता है क्या, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं एंड देन उसको बाद उसको स्टोर कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप पढ़ते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है। The preparation of soil is the first step before growing a crop. तो ये जो स्टेप है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है क्रॉप ग्रो करने के पहले की। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, इसमें क्या करना होता है, सॉइल को टर्न करना होता है एंड उसको लूज करना होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लूज करने से क्या होता है, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इसे क्या है कि रूट्स को नीचे तक जाने के लिए स्पेस मिल जाती है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। सो नीचे क्या है, अगर लूजली बाउंड होंगे ना सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं तो उसमें रूट इजीली ब्रीथ कर सकती है। अगर टाइटली बाइंड होंगे सॉइल के पार्टिकल्स तो उस कंडीशन में रूट को ब्रीथ करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगी एंड प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी। Why does loosening of soil allows the root to breathe easily? अब soil lose होने से roots easily कैसे breathe कर पाते हैं? So answer is loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes प्रेजेंट इन द सॉइल। जो सॉइल लूज होती है ना, दैट मीन्स कि उसमें बीच में स्पेस है, तो वहां पर क्या है, अर्थवर्म ग्रो होने लगते हैं एंड माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं। These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. अब ये क्या है, अर्थवर्म जो है फार्मर का फ्रेंड है। तो ये क्या करता है, जब ये सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल को और लूज कर देते हैं माइक्रोब्स एंड अर्थवर्म्स जो हैं। एंड लूज करने से क्या हो रहा है, साथ साथ उसके ह्यूमस ऐड कर देते हैं जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन। बट अगेन ये क्वेश्चन आ जाता है कि लूज होने के बाद अर्थवर्म ग्रो हो रहे हैं, देन ह्यूमस हो रहा है, बट लूज होना क्यों जरूरी है। सो यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्या है, सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, सॉल्ट्स भी हैं, एयर एंड वाटर सब कुछ है। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. And जो dead plants और animals होते हैं वो किसकी हेल्प से डिकम्पोज होते हैं, soil organisms की हेल्प से। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. So जो dead organisms के nutrients हैं वो कहाँ चले जाते हैं, फिर soil में। These nutrients are again absorbed by plants. And ये जो nutrients हैं उनको कौन absorb कर लेता है, plants। यहाँ पर अगर आपको डिकम्पोज का मतलब नहीं पता है तो बता देती हूँ कि डिकम्पोज दैट मीन्स की ब्रेक डाउन। जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो स्मॉलर या फिर स्मॉलेस्ट पार्ट में जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं वो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। Since
Only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth. तो जो सॉइल की सिर्फ अपर लेयर होती है ना, जो कि फ्यू सेंटीमीटर्स की होती है, वही सपोर्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को. Turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that the plant can use these nutrients. अब soil को turn करने से क्या होगा and lose करने से जो नीचे nutrients हैं, कहाँ से आए नीचे nutrients? Dead plant and animal decay जो deep down buried कर दिए जाते हैं. ह्यूमस होती है बिकॉज ऑफ अर्थवर्म. सो टर्न करने से सॉइल को वो अपर लेयर में आ जाती है एंड अपर लेयर किस में हेल्प करती है? ग्रोथ में. तो फिर प्लांट भी ग्रो कर जाता है. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. So हमारा जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था कि क्यों इम्पॉर्टेंट है लूजनिंग, तो यहाँ पर आंसर भी हमें मिल गया कि लूजनिंग करने से क्या होता है एंड टर्निंग करने से जो सॉइल में अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपर लेयर्स में आ जाते हैं एंड अपर लेयर जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करती है. The process of loosening and turning of soil is called tiling or प्लगिंग. सो ये जो लूज क्या कर रहे हैं एंड टर्न कर रहे हैं सॉइल को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टाइलिंग एंड प्लगिंग. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग. प्लग आर मेड ऑफ वुड और आयरन. तो ये प्लगिंग जो है वो किसके हेल्प से होती है? एक टूल होता है प्लग एंड ये किसका बना होता है? कई बार वुड का या फिर आयरन का. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग. अगर सॉइल जो वो बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो उसको क्या करना पड़ता है? पहले वाटर देना पड़ता है प्लगिंग से पहले. द प्लग्ड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. तो अब फील्ड में जहाँ पर करना है प्लगिंग, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? सॉइल के बहुत बड़े बड़े पीसेस भी हो सकते हैं जिनको क्या बोलते हैं? क्रम्स. इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स. तो उन क्रम्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप फूड नहीं खा सकते हो ना बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स, वैसे ही सॉइल में अगर बहुत बड़े बड़े क्रम्स होंगे तो वहाँ पर प्लांट कैसे ग्रो करेगा? Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. And field अगर एक लेवल में होगी ना field, तो क्या है वहाँ पर irrigation करना भी easy होगा and sowing करना भी. Labeling of soil is done with the help of a labeler. तो ये जो labeling होती है soil की, उसको labeler की help से करते हैं. ये भी एक tool है. Sometimes manure is added to the soil before tiling. and कई बार क्या कर दिया जाता है कि टाइलिंग की प्रोसेस के पहले ही, टाइलिंग मीन्स कि हम जो टर्न कर रहे हैं सॉइल को एंड उसको लूज कर रहे हैं, तो इसके पहले ही मैन्योर ऐड कर दिया जाता है. क्यों? इसका रीजन क्या है? दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल. तो अब जब प्लग करेंगे सॉइल को तो ऊपर नीचे होगी ना सॉइल, तो इससे क्या होगा? मैन्योर जो है वो इजीली सॉइल में प्रॉपरली मिक्सअप हो जाएगा. The soil is moistened before sowing. एंड सॉइल को सोइंग करने से पहले क्या करते हैं? मॉइस्ट करते हैं. हमने यहाँ भी पढ़ा ना, वाटर ऐड करते हैं. क्या करते हैं? उसको मॉइस्ट करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट. सो ये जो टूल्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे. बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. तो सोइंग करने से पहले क्या है? सॉइल में अगर जो भी क्रम्स हैं या क्लम्प्स हैं उनको ब्रेक करना होता है जिससे कि बेटर यील्ड मिले. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. एंड ये क्या है? बहुत सारे टूल्स की हेल्प से होता है. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लग, हो एंड कल्टिवेटर. सो मेन टूल्स जो यूज होते हैं इस पर्पस के लिए वो क्या है? प्लग है, हो एंड कल्टिवेटर. ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर टूल्स हैं. देन उसके बाद क्या है? प्लग. तो दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सॉइल. तो सबसे एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? प्लग, जिसको टाइलिंग ऑफ सॉइल के लिए यूज किया जाता है. एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. इसको और कब कब यूज़ किया जाता है? आप फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं क्रॉप में, उसके बाद फर्टिलाइजर्स को मिक्स करने के लिए, वीड्स रिमूव करना होता है, इसके लिए भी प्लग को यूज़ किया जाता है. सो प्लग के जो है वो काफ़ी सारे यूजेस हैं. दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल्स. तो ये क्या है? जो प्लग है ना, इसको जनरली बुल की हेल्प से यूज़ किया जाता है. मतलब बुल इसको ड्रॉ करते हैं
या फिर हॉर्स एंड कैमल को भी एज सोर्स लिया जाता है कि मतलब हॉर्स एंड कैमल के ऊपर क्या कर देते हैं, इस प्लग को लगा देते हैं एंड वो जब फील्ड्स में मूव करते हैं तो प्रॉपर जो टाइलिंग है या फिर वीड्स को रिमूव करना है ये इजीली किया जा सकता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। तो इसमें क्या होती है, यहाँ पर फिगर में देखें एक ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसे क्या बोलते हैं, प्लग शेयर। The main part of the plug is long log of wood and जो main part है उसमें क्या है, long log होती है wood की which is called as plug shaft and उसको क्या बोला जाता है, plug shaft। There is a handle at one end of the shaft और shaft के one side पे क्या होता है, एक handle होता है। The other end is attached to the beam which is placed on the bull's neck एंड दूसरी साइड पर क्या होगा, एक साइड हैंडल है एंड दूसरी साइड क्या है, बीम अटैच्ड है जिसे कि बुल्स पे अटैच करने के लिए काम में आता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। तो प्लग ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, वन पेयर, दैट मीन्स कि 2 बुल्स चाहिए एंड एक मैन जो कि इसे इजीली ऑपरेट करेगा। The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plugs nowadays. So ये जो indigenous that means कि wooden plugs जो थे ना उनकी प्लेस पे आजकल क्या यूज होने लगे हैं, आयरन प्लग्स यूज होने लगे हैं। नेक्स्ट टूल है हो। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. So हो जो टूल है उसे किस लिए यूज किया जाता है, weeds रिमूव करने के लिए एंड सॉइल को लूज करने के लिए। It has a long rod of wood और iron. So इसमें टूल में क्या होता है, एक रॉड होती है जो जनरली वुड या फिर आयरन की बनी होती है। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end. And इसके रॉड की एक साइड पर क्या होता है, प्लेट होती है, बेंट प्लेट है जो कि ब्रॉड है एंड स्ट्रॉन्ग होती है एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। सो जो वो प्लेट है वो किस तरह वर्क करती है, एक ब्लेड की तरह वर्क करती है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स एंड उसे ये जो टूल है इसे कौन पुल करता है, एनिमल्स पुल करते हैं। यहाँ पे 1.1b में फिगर दिया हुआ है कि ये ग्रिप के लिए होता है एंड देन ये हो गया क्या, हैंडल। यहाँ पर बीम एंड ये जो लॉन्ग रॉड है एंड जो बेंट प्लेट की बारे में बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड, ये हो गई क्या, बेंट प्लेट। नेक्स्ट आता है क्या, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, अब nowadays plugging is done by tractor driven cultivator। सो आजकल क्या है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी हो रहा है एंड टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो यहाँ पर किसका इंट्रोडक्शन हो गया, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर का। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इसे क्या है, थोड़ा टाइम भी बच जाता है एंड लेबर भी बचता है कल्टीवेटर का यूज़ करने से। अब नेक्स्ट आता है क्या, सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, देन क्या करते हैं, सीड्स जो है उसको सो करते हैं। तो सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो सोइंग करते हैं कब, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बट सोइंग करने से पहले क्या करना होता है ना, सीड्स की क्वालिटी चेक करना होता है। दैट मीन्स कि गुड क्वालिटी सीड्स यूज़ करना है, क्योंकि अगर बेकार क्वालिटी के सीड्स यूज़ करोगे तो जो क्रॉप आएगी वो भी बेकार होगी। दैट इज़ वाई इवन कई बार बेकार क्वालिटी सीड्स में क्रॉप भी नहीं आएगी, ये भी चांसेस है। दैट इज़ वाई क्या है, हम स्टार्टिंग में ही जो सीड्स हैं उसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं एंड कौन से सीड से शो किया जाता है जो कि ज़्यादा यील्ड देते हैं। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। तो ये जो है ना, ये एक्टिविटी का कंक्लूजन है। एक्टिविटी क्या दी हुई है कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स में क्या करना है, इस एक्टिविटी में टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट। एक बीकर लेके उसको हाफ फिल कर देना है वाटर से। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल। उसमें क्या करो, एक हैंडफुल, आपकी मुट्ठी जो होती है उतना भर के उसमें व्हीट डाल दो एंड उसको स्टिर करना है। वेट फॉर सम टाइम। अब कुछ देर के लिए वेट करने के बाद क्या क्या हमें ऑब्जर्वेशंस आएंगी कि आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। कुछ सीड्स होंगे मे बी पॉसिबल कि वो वाटर पे फ्लोट कर रहे होंगे। वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक। सो जो फ्लोट कर रहे हैं उनका वेट कम है
किससे, जो कि सिंक हो गए, मतलब जो वाटर की अपर लेयर पे है उनका वेट कम है, या फिर जो बॉटम में चले गए उनका वेट कम है। सो ऑब्वियसली जो अपर लेयर पर होंगे, जो सिंक नहीं हुए हैं, वो लाइटर होंगे। सो वाई वुड दे बी लाइटर, अब वो लाइटर क्यों होंगे? तो डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। तो जो डैमेज हो जाते हैं ना सीड, तो वो अंदर से हॉलो हो जाते हैं एंड दैट इज वाई उनका वेट कम होता है, तो वो लाइट वेट होते हैं। Therefore they float on water, इसलिए वो क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट करते हैं, अंदर तक नहीं जाते। This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged one. So इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डैमेज जो सीड्स हैं उनको रिमूव करके हेल्दी सीड्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. तो अब sowing करने से पहले क्या पता होना चाहिए कि कौन से tools हैं जो sowing करने के लिए यूज किए जाते हैं। sowing सिंपली क्या है, जो सीड्स हम सॉइल में डाल रहे हैं ना, क्यों, जिससे कि वो जर्मिनेट होके प्लांट में कन्वर्ट होगा, तो वो प्रोसेस क्या है, sowing। तो ट्रेडिशनल टूल्स हैं, सबसे पहले ट्रेडिशनल टूल्स में क्या क्या आ जाते हैं, द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो जो एंशियंट टाइम पे यूज होते थे या फिर ट्रेडिशनल टूल्स हम बोलें तो वो क्या है, फनल शेप का है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place the seeds there. So इसमें क्या होता था ना कि एक फनल टाइप का होता था एंड उस फनल को किसे ज्वाइन कर देते थे, पाइप से। तो उस पाइप्स में एंड जो है वो पॉइंटेड है, तो पॉइंटेड एंड की वजह से क्या होता था ना कि सॉइल में वो थोड़ा सा अंदर जाएगा एंड सीड्स वहाँ पर प्लेस हो जाते थे। अब उसके बाद ट्रेडिशनल टूल के अलावा एक और कौन सा टूल है, सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल क्या होता है, nowadays the seed drill is used for sowing with the help of ट्रैक्टर। सो जैसे फील्ड प्रिपेयर करने के लिए कल्टीवेटर आ गया ना, वैसे ही सीड सो करने के लिए भी ट्रैक्टर ड्रिवन सीड ड्रिल आ गया। They sow the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds gets covered by the soil after sowing. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट टूल है ना, ये क्या करता है, एक तो इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पर सीड ड्रिल देखो, ये बीच में इक्वल डिस्टेंस पे करेगा एंड प्रॉपर डेप्थ पे करेगा, तो सबकी डेप्थ इक्वल होगी सारे सीड्स की। तो इससे क्या होता है ना कि वो सीड जो है वो इजीली सॉइल में कवर हो जाता है। दिस प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। तो क्या है, सॉइल में प्रॉपरली अंदर चला जाएगा सीड, तो बर्ड्स उसको उतना इजीली ईट भी नहीं कर सकते। अगर सॉइल में ऊपर ही ऊपर होगा तो वो बर्ड्स भी इजीली ईट कर लेते हैं सीड्स को। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम्स एंड लेबर्स। तो क्या है, जैसे यहाँ पर कल्टीवेटर का यूज करने से क्या बच रहा था, टाइम बच रहा था एंड लेबर बच रहा था, वैसे ही सीड ड्रिल का यूज करने से भी है, टाइम सेव होगा एंड लेबर कम लगेगी। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plant। अब यहाँ पर ये है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस पे ही क्यों सीड को सो किया जा रहा है, बिकॉज क्या है, हर एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट स्पेस मिले एंड ओवरक्राउडिंग की वजह से कोई भी प्लांट जो है वो अंडर डेवलप्ड ना रहे। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि प्रॉपर डिस्टेंस पे होंगे तो सनलाइट सफिशिएंट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे एंड वाटर सॉइल को प्रॉपरली मिलेगा। जो सॉइल से वाटर मिलना है प्लांट को वो प्रॉपरली मिलेगा। At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding। और अगर ऐसे प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं लगाते ना, तो काफ़ी बार क्या करना पड़ता है कि न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कुछ प्लांट्स को रिमूव भी कर दिया जाता है इन केस ऑफ ओवरक्राउडिंग। सो यहाँ पर सॉइल जो थी वो प्रिपेयर हो गई, देन उसके बाद सीड्स स्टो कर दिए, सीड्स उसमें डाल दिए। अब कौन सी स्टेप आती है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर ऐड किए जाते हैं। देन उसके बाद the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer। तो क्या होते हैं ये सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होते हैं एक तो, एंड ये प्लांट में हेल्दी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्लांट हेल्दी किसकी हेल्प से रहता है, जिन भी सब्सटेंसेस की हेल्प से रहता है उन्हें बोलते हैं मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स।
सो सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल क्या कर रही है, क्रॉप प्लांट्स को मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल है। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field। तो कुछ जगह पे क्या है ना कि क्रॉप है वो कंटिन्यू ग्रो होती रहती है, कि एक जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट किया तो दूसरी क्रॉप को कल्टीवेट कर दिया, फिर वो हार्वेस्ट होगी तब तक नेक्स्ट क्रॉप को कल्टीवेट कर देंगे। तो इस टाइप से एक प्रॉपर साइकिल चलती रहती है। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। सो उस फील्ड को क्या है, कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते। Imagine what happened to the nutrients। तो nutrients को सिंपली क्या हो जाएगा, nutrients कम होते जाएंगे धीरे धीरे। So continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients, and crop का जो कंटिन्यू कल्टीवेशन है ना, उससे क्या होता है, सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो जाती है। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients। तो अब सॉइल क्या है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गई तो उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मैन्योर ऐड करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, एंड इसीलिए जो मैन्योर ऐड करने की प्रोसेस है उसको क्या बोल देते हैं, मैन्योरिंग। improper और insufficient manuring result in weak plants, and अगर properly manuring नहीं की गई तो क्या होगा, plants जो है वो weak रहेंगे। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste। So manure क्या है, एक organic substance है, किससे ऑब्टेन हो रहा है, जो एनिमल एंड प्लांट वेस्ट होता है वो डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं, मेन्योर बनाते हैं। आपने अगर क्लास 6 का याद हो तो आपने वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस में भी पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, प्लांट एंड एनिमल के डेड डिके को सॉइल के मिडिल में बीच में एक लेयर के फॉर्म में रख देते हैं, एंड वहाँ पर क्या कर देते हैं, रेड अर्थवर्म्स को डाल देते हैं। तो वो जो वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक यूजफुल वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose। तो farmers क्या करते हैं, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट हो जाते हैं ना, उसको एक पिट्स बना के डाल देते हैं सॉइल में, एंड वो पिट्स को क्या है, कवर कर देते हैं। तो वो जो गार्बेज है या वेस्ट है वो डिकम्पोज होके क्या बना लेता है, मैन्योर। The decomposition is caused by some microorganism, and ये जो decomposition है वो किसकी हेल्प से होता है, microorganisms की हेल्प से होता है। The decomposed matter is used as organic manure, and जो डिकम्पोज हुआ मैटर है ना, जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज हो गए वो क्या बन रहा है, सिंपली ऑर्गेनिक मैन्योर बन रहा है। You have already learned about वर्मी कंपोस्टिंग in class 6। तो अब यहाँ पर आ ही गया है कि वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हम क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Did plants in all the classes grow at the same place? So ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, एक्टिविटी 1.2 का है। तो एक्टिविटी 1.2 देखते हैं हम। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। तो मूंग और ग्राम के सीड्स जो उनको लेके जर्मिनेट करना है। जर्मिनेशन की प्रोसेस याद है कि नहीं है, क्लास 6 में भी पढ़ी है आपने, क्लास 7 में भी पढ़ी है। तो सीड को क्या किया जाता है, मॉइस्ट करके एक ऑप्टिमल टेम्परेचर के एटमॉस्फेयर में रख दिया जाता है। जैसे वाटर से वॉश करके एक क्लॉथ के पीस में आपने रख दिया एंड उसको स्लाइटली वार्म टेम्परेचर पे रखोगे तो वो क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा, उससे वाइट कलर की आउटिंग निकल आती है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स। तो उसके बाद क्या करना है, इस एक्टिविटी के लिए इक्वल साइज की सीडलिंग्स को सिलेक्ट करना है। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। इसके लिए क्या है, वेसल जो लेना है उसका भी सिमिलर साइज हो। मार्क देम ए बी एंड सी, एंड उस पर ABC मार्किंग करना है। द ग्लास ए एड टू द ग्लास ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद लिटिल काउ डंग मैन्यूर। तो फर्स्ट ग्लास में क्या करना है, वाटर, सॉइल एंड उसके साथ साथ काउ डंग मैन्यूर है वो भी ऐड करना है। इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विद लिटिल यूरिया। सेकेंड ग्लास में सॉइल के साथ यूरिया मिक्स करना है। एंड सी जो ग्लास है उसमें क्या करोगे, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। उसमें क्या रहेगी, सिर्फ सॉइल। Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them। उसके बाद क्या होगा ना कि इक्वल अमाउंट ऑफ
वाटर जो है हर एक ग्लास में डालना है, तो प्लांट्स में क्या होगा, वो सीडलिंग्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। तो उसके बाद क्या करना है, उसको निकाल के एक सेफ प्लेस पे सो करना है एंड प्रॉपरली वाटर देना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, एंड थोड़े दिन बाद 7 to 10 और 15 days बाद उसकी ग्रोथ ऑब्जर्व करना है कि वो कितना ग्रो कर रहा है। देन क्वेश्चन इज, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। तो जो जितने भी प्लांट्स है ना हर एक ग्लास में, वो क्या है, सेम स्पीड से ग्रो किए। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो कौन सी ग्लास में प्लांट्स की बेटर ग्रोथ है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर, एंड ग्रोथ की जो स्पीड है वो ज़्यादा कहाँ पर है। सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल्स हैं जो कि किसी ना किसी न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। अब मैन्योर से कैसे डिफरेंट होते हैं ये। सो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर के जिनको कहाँ इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप। सो फर्टिलाइजर की हेल्प से क्या हुआ है, फार्मर्स को जो क्रॉप की यील्ड है वो ज़्यादा मिलने लगी। सच एज बीट, पैडी एंड राइस। तो ये जो कॉमन क्रॉप्स हैं इनकी जो यील्ड है वो इंक्रीज हुई है फर्टिलाइजर का ऐड करने से। But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. But अगर fertilizers excess में use कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, soil की fertility को decrease करते हैं। Fertilizers have also become a source of water pollution. और fertilizer से water pollution भी होता है कैसे, तो जो harmful material soil में है वो water bodies में जाते हैं and water bodies को harm करते हैं। So ये क्या है, वाटर पोल्यूशन का भी सोर्स है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between the two crops. तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है ना उसको रिगेन करने के लिए क्या करना चाहिए, या तो जो कल्टीवेशन है उसमें गैप लेना चाहिए कि थोड़े टाइम के लिए क्रॉप को अनकल्टिवेटेड छोड़ दो, या फिर फर्टिलाइजर्स के यूज के साथ साथ क्या करना चाहिए, हमें मैन्योर का यूज जो है उसको बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि मैन्योर जो है सॉइल की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करता, बट फर्टिलाइजर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो मैन्योर क्या करते हैं, सॉइल का टेक्सचर को इंक्रीज करते हैं एंड उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। इट रेप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट, एंड सॉइल को न्यूट्रिएंट से फुलफिल करते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. इसके अलावा कि हम मैन्योर का यूज करें या कुछ टाइम के लिए लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ दें, तो एक और चीज क्या की जा सकती है, क्रॉप रोटेशन। ये क्या है अब, सो दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। तो अलग अलग जो क्रॉप्स है ना उसको कंटिन्यू नहीं ग्रो करो, अल्टरनेट ग्रो कर लिया जाए। Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. तो इंडिया के कुछ रीजन्स में क्या है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में क्या किया जाता था कि लेग्यूम्स जो है उसको एक सीजन में ग्रो कर देते थे एंड जो व्हीट है वो नेक्स्ट सीजन में ग्रो कर रहे हैं। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, एंड इससे क्या हेल्प मिली, जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो चुकी थी सॉइल वो वापस से क्या हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, एंड फार्मर्स क्या है, इस प्रैक्टिस दैट इज क्रॉप रोटेशन एंड यूज ऑफ मैन्योर, इसके लिए फार्मर्स को एनकरेज भी किया जाता है।
In previous classes, you have learnt about Rhizobium bacteria. So आपने previous classes में Rhizobium bacteria के बारे में सुना हुआ है क्या? So ये bacteria तो पता है ना आपको, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हैं. राइजोबैक्टीरिया क्या है? राइजोबियम जो है वो भी बैक्टीरिया का एक टाइप है. तो राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है? दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट. तो ये कहाँ प्रेजेंट है? लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स हैं उनमें क्या होता है? नोड्यूल्स होते हैं. तो वो जो नोड्यूल्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम. अब लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? जो भी पल्सेज है ना, वो मेनली ग्राम है या फिर पल्सेज हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट में आते हैं. अब रूट्स तो आपको पता है. नोड्यूल्स क्या होते हैं कि रूट्स के एंड पर नॉट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं या फिर क्लस्टर हो जाते हैं जो, और नॉट जो रहेंगी ना उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोबियम है. सो दे फिल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है, हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है एयर का कॉम्पोजिशन जहाँ था कि कौन कौन सी गैसेज होती हैं. नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है. तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में प्लांट्स जिससे यूज़ कर पाएँ उसके लिए हेल्प करते हैं. देन यहाँ पर क्या है? अब टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, वो क्या है? ये फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. तो फर्टिलाइजर क्या है? जनरली फैक्ट्रीज में बन रहा है, दैट इज वाई ये क्या है? मैन मेड है एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है. मैन्योर क्या है? मैन मेड है बट ये क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है. नेचुरल क्यों है? बिकॉज कोई भी ह्यूमन बीइंग या फिर मैन जो है वो क्या कर रहा है? सिर्फ डेड और डिके एनिमल को उसमें एक पिट बना के उसमें डाल रहा है, बट बाकी जो पूरी प्रोसेस है जो मैन्योर में कन्वर्जन है वो क्या हो रहा है? नेचुरल हो रहा है. दैट इज वाई ये क्या हो गया? नेचुरल सब्सटेंस है एंड ऑर्गेनिक भी है. फर्टिलाइजर का सेकेंड पॉइंट क्या है? फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. तो फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है एंड जो मैन्योर है वो कहाँ बनता है? फील्ड्स में बनता है. देन थर्ड डिफरेंस इज फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. तो फर्टिलाइजर्स जो है वो ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट जो मैन्योर है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज भी होती है. Then next point is fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. So fertilizer अब देखो मैन बना रहा है, इसको फैक्ट्रीज में बन रहे हैं, तो इनमें क्या है? कुछ तो एडवांटेज होगा. तो इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. बट फर्टिलाइजर का जो कंटिन्यूस यूज है वो सॉइल को क्या करता है? सॉइल की क्वालिटी को खराब करता है. एंड मैन्योर में क्या है? जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलेटिवली कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. तो इससे क्या होता है ना कि मैन्योर से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आपने सुना है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है? फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता. किसका यूज़ होता है? मैन्योर का. इस वजह से उसकी ईल्ड कम होती है, बट जो क्वालिटी ऑफ फूड और ग्रेन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है एज कम्पेयर टू दोज विच आर ग्रोन यूजिंग फर्टिलाइजर्स. फाइन. तो यहाँ पर आपको फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का डिफरेंस समझ आया. देन मैन्योर की कुछ और एडवांटेजेस दिए हुए हैं, वो देखते हैं हम. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स. तो फर्टिलाइजर्स से बेटर क्यों है? फर्स्ट वन इज इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. तो मैन्योर क्या कर रहा है? सॉइल की वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है. देन इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी. सॉइल को पोरस बना देता है ये, तो उससे क्या होता है? अब जो एक्सचेंज ऑफ एयर है रूट्स प्रॉपरली ब्रीथ कर पाती हैं. थर्ड वन इज इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. तो अब क्या है? मैन्योर बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है. दैट इज वाई ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो फ्रेंडली हैं, अर्थवर्म है या फिर दूसरे माइक्रोब्स हैं, उसकी ग्रोथ भी इंक्रीज करता है. एंड लास्ट पॉइंट इज इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. सॉइल का टेक्सचर जो है वो भी बेटर करने का के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैन्योर. अब नेक्स्ट प्रैक्टिस आ जाती है क्या? इरिगेशन. क्योंकि हमने क्या कर लिया? सॉइल को प्रिपेयर भी कर लिया, उसमें सीड्स डाल दिए, देन उसके बाद मैन्योर भी डाल दिया. बट सॉइल में अगर वाटर नहीं होगा, सॉइल अगर मॉइस्ट नहीं होगी, तो कैसे प्लांट ग्रो करेगा? फूड प्रिपरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में तो फूड बनता है, तो तभी तो प्लांट ग्रो करेगा. तो अब इरिगेशन के बारे में देखते हैं.
ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। अब सारे लिविंग बींग्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वाटर चाहिए, तो प्लांट्स भी लिविंग बींग्स हैं। What is important for proper growth and development? And किस लिए important है water? Growth and development के लिए। Water is absorbed by the plant roots along with water, minerals and fertilizers are also absorbed। तो water क्या है, किसकी हेल्प से absorb हो रहा है? Roots की हेल्प से। और water के साथ साथ और क्या absorb होता है? Minerals and fertilizers जो होते हैं वो भी absorb होते हैं। Plant contains nearly 70% water। प्लांट में कितना वाटर प्रेजेंट है? नियरली 70% वाटर है प्लांट में। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। तो वाटर और क्यों एसेंशियल हो जाता है? क्योंकि जो सीड्स का जर्मिनेशन है ना वो बिना वाटर के नहीं होता है। दैट मीन्स कि ड्राई कंडीशंस होती हैं उसमें नहीं होता। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ना वो रूट से एब्जॉर्ब होके एंड वाटर के साथ प्लांट के सारे पार्ट्स में जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। तो वाटर और किससे प्रिवेंट करता है? जो हॉट एयर करेंट्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, क्रॉप को बर्न भी कर सकते हैं, उससे बचाता है। फ्रॉस्ट दैट मीन्स कि जो जब बहुत ज़्यादा ठंड में प्लांट्स खराब होने लगते हैं उससे भी प्रिवेंट कौन करता है? जो वाटर प्रेजेंट है प्लांट्स में। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly। and क्या है? soil को proper moisture provide करने में and crop की healthy growth के लिए plants को water करना या फिर fields को water करना compulsory है। The supply of water to crop at regular interval is called irrigation। so यही जो supply है ना water की crops के लिए, crops की growth के लिए, and वो भी कब? एक definite interval of time पे, उसको क्या बोलते हैं? irrigation। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop। अब ये जो frequency है, time है, वो क्या है, कब वेरी करती है? क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। अब किसी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा इरिगेशन चाहिए, किसी क्रॉप के लिए बिल्कुल भी इरिगेशन नहीं चाहिए, तो ये डिपेंड करता है। उसके अलावा और किस पे डिपेंड करता है? सॉइल टू सॉइल। अब अगर कोई सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में बहुत क्विकली वाटर देना ज़रूरी नहीं है। अब कोई सॉइल जो है वाटर रिटेन ही नहीं करती है, सारा अंडरग्राउंड लेवल में चला जाता है, तो उस सॉइल को बार बार वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है। एंड सीजन टू सीजन। अब जैसे रेनिंग सीजन में क्या इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, समर्स में पड़ती है, तो इस सीजन टू सीजन भी वेरी होता है। इन समर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। तो समर सीजन में क्या है? वाटरिंग फ्रीक्वेंसी हायर क्यों है? बिकॉज समर सीजन में वाटर इवेपोरेशन हो जाता है जो कि प्लांट से भी होता है। तो प्लांट जब वाटर ज़्यादा इवेपोरेट करेंगे तो उनको उस वाटर की रिक्वायरमेंट भी होगी। वाई इज इट सो? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and leaves? तो yes, ये रीज़न क्यों है कि ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? बिकॉज इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है एंड जो सॉइल एंड लीव्स है उससे वाटर जो है वाटर वेपोरेट में कन्वर्ट होके राइज अप हो जाता है। सो अब इरिगेशन इम्पॉर्टेंट है ये तो हमें पता चल गया। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है? तो द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर wells, ट्यूब बेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। तो ये क्या है? वाटर इरिगेशन करने के लिए सोर्स भी चाहिए। तो सोर्स कौन कौन से हैं? जितनी भी वाटर बॉडीज हैं सारे ही इरिगेशन का सोर्स है। बट कॉमन सोर्सेज यहाँ पर दिए हुए हैं कि वेल्स हैं या फिर ट्यूब बेल्स, कैनाल्स होते हैं जो बना दिए जाते हैं, देन उसके बाद पॉन्ड्स हैं, लेक्स, रिवर्स, ये सारे क्या है? इरिगेशन करने के लिए वाटर के सोर्सेज हैं। अब यहाँ पर मेथड्स दी हुई हैं इरिगेशन के लिए। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो फर्स्ट क्या है? ट्रेडिशनल मेथड, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। तो जो वेल्स होते हैं या लेक्स एंड कैनाल्स जो हैं उनमें वाटर प्रेजेंट तो है, तो उस वाटर को लिफ्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज की जाती थी। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड। एंड इसमें क्या है? या तो ह्यूमन लेबर या फिर कैटल्स का यूज होता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। सो ये मेथड क्या है? इसमें लेबर का या फिर एनिमल का यूज किया जा रहा है, तो ये
इकोनॉमिक तो है, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, बट एफिशिएंट भी नहीं होते ये ज़्यादा। तो वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर क्या क्या है, एक है मोट या फिर पुली सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज चेन पंप, थर्ड इज धकेली, एंड फोर्थ वन इज राहत और लीवर सिस्टम। तो यहाँ पर ये दिए हुए हैं कि मोट, सेकेंड वन इज चेन एंड पुली, थर्ड वन इज धकेली, एंड फोर्थ वन इज राहत। सो ये क्या है, pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run pumps। तो इसके अलावा और क्या यूज होता है, पंप्स यूज होते हैं। तो पंप में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल या बायोगैस जो है, या फिर एक और ऑप्शन क्या हो सकता है इन पंप्स को चलाने के लिए, सोलर एनर्जी। तो इसकी हेल्प से ये जो पंप्स हैं वो चलते हैं। देन उसके बाद आता है क्या, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो हमने ट्रेडिशनल मेथड तो देख ली कि ऐसे वेल्स है, यहाँ पर क्या है, एनिमल्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर फिजिकल लेबर चाहिए कोई ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या है, चीप है, लेस एफिशिएंट है, बिकॉज अब जितनी एफिशिएंसी होगी इस बुल की वो उतना ही वाटर इरिगेट कर पाएगी, बट जब उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो नहीं कर सकती प्रोसेस प्रॉपरली। दैट इज वाई किसका इंट्रोडक्शन हुआ, इरिगेशन की मॉडर्न मेथड्स का। ये क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। तो ये क्यों यूज कर रहे हैं हम ये मॉडर्न मेथड्स, कि वाटर का यूज जो है वो इकोनॉमिकली हो, बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना हो वाटर का। मेन मेथड यूज आर एज फॉलो। सबसे पहले जो मेथड दी हुई है वो कौन सी है, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available। So ये कहाँ के लिए efficient है, जो ऐसे regions हैं जहाँ पर land जो है वो uneven है, मतलब एकदम flat land नहीं है, तो वहाँ पर ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो अप्लाई किया जा सकता है। एंड दूसरी कंडीशन क्या हो, उन एरियाज में वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो, तो इस कंडीशन में क्या काम में आएगा, स्प्रिंकलर सिस्टम। द परपेंडिकुलर pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals। तो क्या किया जाता है इसमें, जो परपेंडिकुलर पाइप्स है ना ये, इनके ऊपर नोजल लगी है एंड वो नोजल क्या है, रोटेट कर पाती है, तो उनको ज्वाइन कर दिया जाता है पाइपलाइन से एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, एक प्रॉपर इंटरवल पे। जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर एक प्रॉपर इंटरवल पे लगे हुए हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles। एंड जब वाटर को फ्लो करने दिया जाता है पाइप से, तो नोजल की हेल्प से क्या है, वाटर जो वो प्रेशर के साथ आता है, सो इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। सो ये क्रॉप पे बिल्कुल कैसे गिरता है, जैसे कि रेनिंग सीजन हो, बारिश हो रही हो। Sprinkler is very useful for lawns, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो अब अगर किसी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं चाहिए है, तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वहाँ पर यूजफुल है। एंड ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कॉफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है, जो कॉफ़ी की फील्ड्स होती हैं या फिर लॉन्स हैं, तो वहाँ पर सब जगह ये स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आता है क्या, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या है, In this system, the water falls drop by drop directly near the roof। तो इसमें क्या होता है, वाटर जो ना रूफ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, जो रूट्स होते हैं प्लांट के, तो जो प्लांट के रूट्स है ना वहाँ तक वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड द ड्रिप सिस्टम। जैसे आपको बॉडी में ड्रिप लगाई जाती है, बॉटल लगाते हैं, तो उसमें भी वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है ना, तो वैसे ही प्लांट्स में भी क्या है, रूट्स तक एकदम लिमिटेड अमाउंट में वाटर की सप्लाई की जाती है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो इसको क्या है, कहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, परफेक्ट है उसके लिए, फ्रूट्स के जो प्लांट होते हैं उसको वाटर करने के लिए, गार्डन्स में या फिर ट्रीज को वाटर करने के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। सो वाटर को क्या है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। एंड ये जो ड्रिप मेथड है, इसमें भी वाटर का बिल्कुल भी मिसयूज नहीं होता है। इसीलिए ये जो है वहाँ जहाँ जिन भी एरियाज में वाटर की अवेलेबिलिटी कम है ना, उनके लिए एक बोन है, मतलब बहुत ही बड़ा और अच्छा इन्वेंशन है।
देन नेक्स्ट आता है क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब आपने वाटर भी प्रोवाइड कर दिया है तो बाकी की जो क्रॉप है वो क्या होगी, ग्रो होने लगेगी। अब क्रॉप ग्रो होती है तो उसके साथ साथ आ जाता है क्या, वीड्स भी ग्रो होते हैं। तो कैसे इनसे प्रोटेक्ट होना है। Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat plant. तो बूझो एंड पहेली क्या है, एक नियरबाई फील्ड में गए एंड वो वहां पर क्या देखते हैं कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो मेन क्रॉप के साथ ग्रो हो गए हैं। तो अब वो जो एक्स्ट्रा प्लांट्स मेन क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं वो ही क्या है, वीड्स। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds. तो fields में क्या होता है, कुछ undesirable plants grow कर जाते हैं and वो plants को grow करने के लिए बिल्कुल भी extra अलग से हमें ऐसा नहीं होता कि seed डालना पड़ रहा हो, water provide करना पड़ रहा हो। वो जो हम main plant को सारी चीज़ें provide करते हैं उसमें से ही वो nutrition ले लेते हैं। The removal of weeds is called weeding and ये जो unwanted plants grow कर गए हैं जो कि क्या है weeds, उसको remove किया जाता है and उस process को क्या बोलते हैं, weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. So अब weed को क्या remove करना क्यों जरूरी है, because वो क्रॉप प्लांट का वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट को शेयर कर रहे हैं। तो अब वो शेयर करेंगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, मेन जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है वो वीड्स को चला जाएगा एंड क्रॉप को सफिशिएंट मिलेगा ही नहीं। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। इससे क्या होता है, वीड्स को रिमूव करने से क्रॉप की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग and may be poisonous for animals and human being. तो कुछ जो वीड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एंड वो हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं और कई बार क्या है, पॉइजनस भी हो सकते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए। तो यहाँ पर हमें पता चला कि हम वीड के बारे में। अब वीड्स ग्रो हो रही हैं तो उसको वीडिंग की प्रोसेस से रिमूव कर रहे हैं, बट वीडिंग की प्रोसेस में हम क्या केमिकल यूज करते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स ने क्या है ना, ये वीड्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारी मेथड्स अडॉप्ट किए हैं। हमने टॉपिक में स्टार्टिंग में भी पढ़ा था क्या, टाइलिंग। सो टाइलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप helps in the uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil. So हमने स्टार्टिंग में जब टाइलिंग एंड प्लगिंग की प्रोसेस पढ़ी उसमें भी क्या होता है, वीड्स अपरूट हो जाते हैं एंड अपरूट होने से क्या होगा कि वो सॉइल से बाहर आ जाएंगे एंड फिर ड्राई हो जाएंगे, देन उसके बाद वो क्रॉप को अफेक्ट नहीं कर पाते। The best time for the removal of weed is before they produce flowers and seeds. तो weeds को remove करने के लिए सबसे best time कौन सा होता है, जब उसमें flowers and seeds का production ना हुआ हो। The manual removal includes physical removal of seeds by uprooting or cutting them close to the ground. उसके बाद क्या होता है कि मैनुअल रिमूवल में क्या इंक्लूडेड है, जो फिजिकल रिमूवल है, दैट मीन्स कि बाय हैंड जो वीड वाले प्लांट्स है उसको पकड़ पकड़ के अपरूट करना। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी एंड इसके लिए क्या एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, क्या टूल यूज किया जाता है, वो क्या है, खुरपी। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड। तो सीड ड्रिल हमने जो पढ़ी सोइंग में, उस टाइप से भी एक टूल यूज हो सकता है वीड्स को अपरूट करने के लिए। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides and जो weeds को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, weedicides। जैसे कि क्या है 2,4-D, ये किसका एग्जाम्पल है, weedicide का एग्जाम्पल है। These are sprayed in the fields to kill the weeds and वो क्यों स्प्रे किए जाते हैं, weeds को कंट्रोल करने के लिए या फिर किल करने के लिए। They do not damage the crops and वो क्रॉप को डैमेज नहीं करते। The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer। तो weedicides को क्या करते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं वाटर से एंड उसे स्प्रे की हेल्प से फील्ड्स में स्प्रे कर देते हैं जिससे कि जो वीड्स हैं वो रिमूव हो जाए।
As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. So क्या weedicides को हम स्प्रे कर देते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ के पहले ही, जिससे कि उसमें सीड्स एंड फ्लावर्स का फॉर्मेशन ना हो. Spraying of weedicides may affect the health of farmers. And weedicides का जो स्प्रे किया जाता है weedicides को, उससे क्या होता है, फार्मर की हेल्थ जो है वो जरूर अफेक्ट हो सकती है. सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली. इसीलिए क्या है, उनको केमिकल्स को केयरफुली हैंडल करना चाहिए. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स. तो क्या करना चाहिए, नोज को कवर करना चाहिए एंड माउथ को भी क्लॉथ की हेल्प से, क्योंकि ये जो वीडीसाइड्स का स्प्रे है वो हार्मफुल है. देन नेक्स्ट टॉपिक है क्या, हार्वेस्टिंग. तो अब क्या है, क्रॉप जो वीड्स भी हटा दें, देन क्रॉप क्या है अब यहाँ पर ग्रो हो गई है एंड ग्रोन क्रॉप को क्या करना है, अब हार्वेस्ट करना है. सो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. ये इम्पॉर्टेंट क्यों है अब, क्योंकि क्रॉप हमने क्यों लगाई है, सिर्फ फील्ड्स में लगे रहने के लिए कि ब्यूटीफुल दिखे, नहीं. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. सो जो क्रॉप मेच्योर होने के बाद कट की जाती है उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, हार्वेस्टिंग. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. सो या तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉप्स को पुल कर लेते हैं, या फिर और दूसरा तरीका क्या है, ग्राउंड के जस्ट अबव उसको कट कर देते हैं. इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर. एंड एक कोई सीरियल की क्रॉप है जो पल्सेस होते हैं या व्हीट राइस है, इसको पूरा मेच्योर होने के लिए कितना टाइम चाहिए, 3 to 4 months का टाइम चाहिए होता है. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. तो हार्वेस्टिंग या तो सिकल की हेल्प से की जाती है जो कि स्मॉल स्केल पर होता होगा, बट लार्ज स्केल पे किसका यूज किया जाता है, हार्वेस्टर का. In the harvested crop, the grains seeds need to be separated from the chaff. तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसमें से सीड्स को, जो ड्राइड स्टॉक होता है ना शाफ, उससे रिमूव करना भी जरूरी है. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग. एंड वो जो रिमूव कर रहे हैं ना वेस्ट मटेरियल को, उस प्रोसेस को क्या बोला हुआ है, थ्रेशिंग. दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन. एंड ये जो थ्रेशिंग है कौन सी मशीन से होती है, एक कंबाइन नेम की मशीन है उससे, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर. तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना 1.8 फिगर में, वो हार्वेस्टर भी है और थ्रेशर भी है. Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. So जो farmers हैं जहाँ पर क्रॉप बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं उन्होंने कल्टिवेट किया है, सो वो क्या कर लेते हैं, ग्रेन एंड शाफ्ट को सेपरेट करने के लिए विनोइंग मेथड यूज़ कर लेते हैं. एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6. तो आपने क्लास 6 में जहाँ पर सेपरेशन ऑफ मटेरियल पढ़ा, वहाँ पर ये चीज़ पढ़ी हुई है ना ऑलरेडी, कि जो वेट के बेसिस पर अगर हम सेपरेट कर रहे हैं मटेरियल को, तो वो मेथड कौन सी होती है, विनोइंग. एंड ये विनोइंग मशीन का एक डायग्राम दिया हुआ है कि विनोइंग मशीन यहाँ पर होती है जहाँ पर ग्रेन एंड शाफ्ट को डालते हैं जब, तो वो यहाँ से सेपरेट हो जाता है. शाफ्ट लाइट वेटेड है तो वो एयर के साथ ब्लो अवे हो जाता है. यहाँ पर कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दैट इज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. ये हम देख लेते हैं. आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट. तो जब 3-4 months हार्ड वर्क कर लेते हैं ना, उसके बाद क्या करना होता है, हार्वेस्टिंग होती है. The sight of golden fields of standing crops laden with grain fills the heart of farmers with joy and sense of well-being. तो क्या होता है ना, फार्मर जब क्रॉप को कल्टिवेट करते हैं उसके बाद इतना हार्डवर्क है, आपने भी देखा ही, अगर मशीन है इन दैट केस इज ओके, बट जो फिजिकली फार्मर्स खुद से करते हैं, लेबर का यूज़ कर रहे हैं जो भी एनिमल्स की हेल्प से, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं. दैट इज़ वाई जब 3-4 months बाद उनको जो स्टैंडिंग क्रॉप गोल्डन कलर की दिखती है जहाँ पर ग्रेन्स भी हैं उस क्रॉप्स में, तो वो क्या होता है, उन लोगों के लिए जॉय की फीलिंग होती है, खुशी होता है उनको. द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruits and it is time to relax and enjoy a little.
सो क्या होता है कि जो एफर्ट्स किए थे उन्होंने 3 मंथ्स में, तो उसका रिजल्ट मिलने का टाइम होता है वो। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसीलिए जो हार्वेस्ट का पीरियड होता है ना, जब हार्वेस्टिंग की जाती है, सो वो एक फेस्टिवल ही होता है इंडिया में। Men and women celebrate it with great enthusiasm and सारे जो लोग हैं वो उसको बहुत एनर्जी एंड हैप्पीनेस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एंड बिहू। सो ये ना स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल्स हैं जो कि क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो अब क्रॉप हार्वेस्ट भी हो गई है, देन उसके बाद क्या होता है, क्रॉप को स्टोर किया जाता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो ये जो स्टोरेज है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अब माइंड में तो यही आएगा ना हमारे कि भाई क्रॉप प्रोड्यूस हो गई है तो उसको मार्केट में सेल कर देना चाहिए, बट इतना ज़्यादा अमाउंट में अगर क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है एंड हर एक तो ऐसा नहीं है ना कि आप अपने घर पे भी लेके रख रहे हो तो वहाँ भी स्टोर करना पड़ेगा, या फिर जिसको भी सेल कर रहे हैं बड़े बड़े जो शॉप्स होते हैं या फिर गोडाउन्स होते हैं वहाँ पर भी क्या है, उसको स्टोर तो करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हम ओपन रख देंगे तो वो ख़राब हो सकती है। So if the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. तो अगर कोई भी harvested crops है, जनरली grains हैं, इसको लार्ज टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए रखना है सेफ। किससे सेव करना है? मॉइस्चर से। मॉइस्चर की हेल्प में क्या, मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, फंगस आ जाती है उसमें। इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स उस ग्रेन्स को खा लेते हैं। रैट्स हैं तो रैट्स भी क्या करते हैं, ग्रेन्स को खा लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी जो क्रॉप है वो डैमेज होती है। सो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। हार्वेस्टेड ग्रेन्स क्या होते हैं, उनमें मॉइस्चर होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. तो अगर हार्वेस्टेड ग्रेन जो हुए हैं ना, ग्रेन्स होते हैं उनमें मॉइस्चर होता है, तो अगर उसको प्रॉपरली ड्राई नहीं किया जाएगा ना तो क्या होगा, वो स्पॉइल हो जाते हैं। एंड स्पॉइल होने के बाद क्या अटैक कर देता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो अटैक कर देते हैं। तो वो तो ना खाने के यूज में बचता है ना जर्मिनेशन के लिए यूज में आता है। सो हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। इसलिए क्या किया जाता है, उसको प्रॉपरली ड्राई करते हैं सन में एंड देन स्टोर किया जाता है। ड्राई करने से क्या है, मॉइस्चर रिमूव हो रहा है। कैसे रिमूव हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है ना, तो ऐसे जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं या फिर बैक्टीरिया फंजाई हैं उनसे फिर ये उनके अटैक से बच जाती है हार्वेस्टेड ग्रेन्स। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। तो फार्मर्स क्या है, या तो फिर जूट बैग्स एंड मेटालिक बिन्स जो होते हैं उसमें स्टोर करते हैं ग्रेन्स को। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज। और लार्ज स्केल पे अगर ग्रेन्स को स्टोर करना है ना तो वो जनरली किस में किया जाता है, ये सिलोज जो होते हैं ना, ये से मेटालिक कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें किया जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। एंड उसमें स्टोर करने के बाद किससे बच जाते हैं, ये इंसेक्ट एंड पेस्ट से, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। और घर में हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं, आप अपनी मदर से पूछो या किचन में आप देखना कि उसके लिए क्या करते हैं, ड्राइड नीम की जो लीव्स है ना और वो यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं तो साथ साथ और क्या किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट्स भी किया जाता है जिससे कि पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम ग्रेन्स को। देन नेक्स्ट इज फूड फॉर एनिमल्स। तो अब एनिमल्स को फूड फ्रॉम एनिमल्स, तो हमें एनिमल से भी फूड मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है टेबल 1.3 में, फूड इज मिल्क एंड इट्स सोर्सेज आर काउ, बुफेलो, शी कैमल।
इसके अलावा मीट मिलता है काफ़ी सारे एनिमल से, तो मीट के सोर्सेज क्या हो जाएंगे। देन इसके अलावा बटर एंड चीज़, ये सब जो फूड आइटम्स हैं एंड इनके सोर्स एनिमल, ये आप इजीली लिख सकते हो क्योंकि हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. तो animals भी हमें बहुत अलग अलग वेराइटी का फूड मिलता है। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. अब जो coastal area में रहते हैं, that means कि sea shore पर रहते हैं लोग, उनके जो डाइट है उसका मेन पार्ट क्या है, फिश। In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plants. So हमने प्लांट से हमें क्या क्या फूड मिलता है हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले क्लासेस में। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. एंड इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि क्रॉप जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं बाय टाइलिंग एंड प्लगिंग। देन सीड्स को सो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल मेथड्स एंड अदर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑल्सो। देन उसके बाद क्या करते हैं, मैन्योर ऐड करते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। मैन्योर हमेशा बेटर है बिकॉज वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, एंड फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं बट फॉर अ टाइमिंग, एंड देन वो सॉइल को एंड क्रॉप को भी बेकार कर देते हैं बिकॉज उसमें केमिकल्स होते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं, इरिगेशन करना होता है। इरिगेशन करने के बाद वीड्स को रिमूव करना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा वीड्स ग्रो हो जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। एंड हार्मफुल क्यों हैं, बिकॉज वो जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए हैं उसको वो भी ले लेते हैं। देन उसके बाद वीड्स रिमूव कर दिए तो क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है, एंड क्रॉप हार्वेस्ट हो गई तो उसके बाद स्टोर कर दिया जाता है क्रॉप को। तो ये सारी जो स्टेप हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. तो ऐसे ही जैसे क्रॉप को भी हम इतने सारे स्टेप से फॉलो कर रहे हैं, उसकी टेक केयर कर रहे हैं, तो उसके साथ जैसे वैसे ही प्लांट्स को भी प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना होता है क्योंकि हम उनको क्या कर रहे हैं, उससे भी हमें बहुत सारे फूड आइटम्स मिल सकते हैं। When this is done on large scale, it is called as एनिमल हस्बेंड्री। एंड ये जो एनिमल्स की रियरिंग है, उनको मतलब फूड प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना, उसका उनकी केयर करना, ये जो मेथड है इसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। सो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन में क्या था कि हम कैसे सीड्स को सिलेक्ट करते हैं, कैसे उसको सो करते हैं, दैन इरिगेशन क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या टूल्स यूज़ होते हैं ये सारी मेथड्स में, कैसे फिर हार्वेस्टिंग की जाती है, देन उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब क्या देखते हैं हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो फर्स्ट इज द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। तो अगर किसी एक प्लेस पे लार्ज स्केल में एक ही टाइप का प्लांट ग्रो किया जा रहा है एंड उसको कल्टीवेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, क्रॉप। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, क्रॉप। सेकेंड वन इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ब्लैंक ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रिपरेशन। Then third one is damaged seed would blank on the top of water. तो damaged seed है वो water में क्या रहेंगे, ऊपर सरफेस पे रहते हैं, that means कि वो क्या कर रहे हैं, float करते हैं। Fine. Fourth one is for growing a crop sufficient sunlight and blank from the soil are essential. तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए और उसके साथ साथ क्या चाहिए, सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो सॉइल में से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एसेंशियल होते हैं। अब क्या आ जाता है, नेक्स्ट है मैच द कॉलम्स। अब ए एंड बी कॉलम में वो क्या है, हमें मैचिंग बतानी है। तो फर्स्ट दिया हुआ है क्या, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप यहाँ पर कहाँ मैच करेगा, कौन सी एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप के, पैडी एंड मेज। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर 1। देन सेकेंड क्या है, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप के एग्जाम्पल क्या है, वीट, ग्राम एंड पी। थर्ड वन इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो कौन से हैं, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट।
तो यहाँ पर आ गया थर्ड। फोर्थ वन इज ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होगा? एनिमल एक्सक्रीटा।
डिस्टेंस तक चला जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। सो वो जो वाटर है ना क्रॉप पे स्प्रिंकल करता है जैसे कि रेन हो रही हो। तो ये स्प्रिंकलर यूजफुल है कहाँ के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन या फिर लॉन्च के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ वीट इज सोन इन द खारिफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। तो वीट क्या है, रबी क्रॉप है, बट अगर हम उसको खारिफ सीजन में ग्रो करेंगे तो क्या होगा। तो खारिफ सीजन कौन सा रहेगा, जनरली जो खारिफ सीजन है वो होता है रेनी सीजन, एंड वीट के ग्रो होने का सीजन रबी सीजन है, दैट इज अक्टूबर टू मार्च। तो इसके लिए बहुत कम वाटर चाहिए दैट मीन्स। बट अगर हम खारिफ सीजन में ग्रो करेंगे जो कि रेनी सीजन है, जब बहुत ज़्यादा वाटर होता है ना, तो ये क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाएगी। जैसे आपको भी है, कोई भी चीज़ सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए, चॉकलेट्स भी आप खाते हो तो सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा खाओगे तो टीथ क्या होते हैं, कैविटी हो जाती है या फिर जर्म्स अटैक कर देते हैं। वैसे ही अब वीट क्रॉप समर सीजन में ग्रो करी जा रही है, दैट मीन्स विंटर्स में ग्रो कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसके लिए कम वाटर चाहिए। बट अगर रेनी सीजन में हम इसको सो करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा वाटर मिल जाएगा उसको, तो वो क्या हो जाएगी, क्रॉप डैमेज हो जाएगी। दैट इज़ वाई हम एक्सट्रीम कंडीशंस में इसको ग्रो नहीं कर सकते। अगर ग्रो कर भी दिया तो क्या होगा, या तो बहुत कम ईल्ड मिलेगी, एंड सेकेंड कंडीशन इज बिल्कुल भी ईल्ड नहीं मिलेगी। दैट मीन्स ईल्ड क्या है, जो क्रॉप की क्वांटिटी है वो बहुत कम रहेगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field। तो जो क्रॉप्स हैं अगर वो कंटिन्यू ग्रो होते रहेंगे किसी भी सॉइल में, कंटिन्यूस प्लांटेशन होगा तो उससे सॉइल पे क्या अफेक्ट पड़ता है। सॉइल का फंक्शन क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल सप्लाई कर रही है क्रॉप तक। अब कंटिन्यू अगर क्रॉप का कल्टीवेशन हम करते रहेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में है अल्टीमेटली जो है वो डेफिशिएंट होने लगेगी सॉइल। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के लिए एसेंशियल भी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो भी प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो उससे क्या होता है ना, कंटिन्यूस कल्टीवेशन से जो सॉइल है वो पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स में, एंड जिससे कि क्या होता है, फर्दर जो क्रॉप ग्रो होगी उसकी यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। सो वीड्स क्या है, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं या फिर अनवांटेड प्लांट्स हैं जिसे हमने ग्रो भी नहीं किया है, कल्टिवेट भी नहीं किया है, जो नेचुरली ग्रो हो गए हैं वो वीड्स हैं। अब उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वीडिंग की प्रोसेस से। वीडिंग में क्या है, जो हम अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड प्लांट्स को रिमूव कर रहे हैं वो क्या है, वीडिंग है। क्यों रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि वो मेन प्लांट के से फाइट करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड वाटर के लिए एंड इवन स्पेस के लिए भी, दैट इज उनको रिमूव करना ज़रूरी है। तो कई बार ये क्या है, पॉइजनस भी होते हैं, तो इसको क्या है, हम वीडिंग की प्रोसेस से या तो मैन्युअली या फिर बाय द यूज ऑफ केमिकल्स जो कि क्या होते हैं वीडिसाइड्स, हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। सो क्वेश्चन 10th इज, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगरकेन प्रोडक्शन। सो शुगरकेन क्रॉप का प्रोडक्शन है, उसके लिए क्या बताना है, यहाँ पर ये जो स्टेप्स हैं इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। यहाँ पर क्या जम्बल्ड है, कहीं पर भी लिखे हुए हैं, तो हम इसको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। तो किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। तो क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसके बारे में आपने बुक में अभी हमने जो रीडिंग किया सफिशिएंट पढ़ लिया है। तो सबसे पहले होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन होगा क्या, प्लगिंग द फील्ड, फील्ड को प्लग किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, सीड्स जो है या फिर शुगर कैन का जो पार्ट है उसको सो किया जाता है। देन उसके बाद क्या है, मैन्यूरिंग करते हैं, तो ये 7th नंबर आ जाएगा। मैन्यूरिंग के बाद क्या किया जाता है, इरिगेशन। इरिगेशन से क्या है, क्रॉप ग्रो हो जाएगी तो क्या कर देते हैं, उसको हार्वेस्ट कर देते हैं, एंड हार्वेस्ट करने के बाद शुगर कैन जो है उसको शुगर फैक्ट्री में भेज देते हैं जहाँ पर शुगर कैन से शुगर का फॉर्मेशन होता है। फाइन, तो ये स्टेप्स हो गई। अगर आप इसको सीक्वेंस में लिखोगे तो सबसे पहले आएगी 5, देन ये 6th, 4th, 7th, 2nd, 3rd एंड 1st। तो इसको सीक्वेंस में आप लिखोगे। देन 11th क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सिंपल सा है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल्स विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन बिलो। तो यहाँ पर कुछ क्लूज दिए गए हैं, उसके हेल्प से आपको एक क्रॉसवर्ड फिल करना है। तो प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप क्या होता है, ये
इरिगेशन, यहाँ पर आ जाएगा इरिगेशन. सेकेंड इज कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टोरेज. थर्ड वन इज सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इज क्रॉप, तो हेयर इज क्रॉप. देन अक्रॉस में देखते हैं अब हम, अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मेच्योर्ड क्रॉप, तो क्रॉप मेच्योर होने के बाद कट किसकी हेल्प से किया जाता है, हार्वेस्टर, तो हार्वेस्टर आ जाएगा यहाँ पर. देन रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, तो एक रबी क्रॉप बताना है जो कि पल्सेस भी है, वो क्या है, ग्राम, तो यहाँ पर फोर्थ में आएगा ग्राम. देन सिक्स्थ इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शाफ्ट, तो शाफ्ट से जो ग्रेन को रिमूव कर रहे हैं, तो एक हैंड ड्रिवन मेथड क्या है, विनोइंग, तो स्मॉल स्केल पे अगर ये ग्रेन एंड शाफ्ट को रिमूव किया जाता है, विनोइंग. तो बहुत सिंपल है, आई गेस आपको ऑलरेडी बन गया होगा, तो आप यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हो. फाइन, तो हमारा ये जो चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यहाँ पर फिनिश होता है. आई होप आपको समझ आया हो, बट इन केस फिर भी कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो थैंक यू.